इसका ध्यान रखें आप लोग। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। अगर मेरा कोई असिस्टेंट होता आपको ज्वाइन करा दो, लेक्चर भी मुझे लेना है तो माइंड डाइवर्ट होता है ना, इंटरप्शन भी होता है। ठीक है, एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। बेसिकली वर्ब की दो कैटेगरी होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो जो फाइनाइट होता है वो अपने आप में डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में। उसी तरह से नॉन फाइनाइट भी अपने आप में डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो फाइनाइट वर्ब होता है उसमें एक कैटेगरी होती है ऑक्सिलरी, AUXILIARY, जिसको हम ऑक्सिलरी कह रहे हैं, इसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब। देखिए अभी फिर कोई आया, मनीषा उप्रेती हैं। ओके, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव। ऑलराइट, जो नॉन फाइनाइट की कैटेगरी है, नॉन फाइनाइट में होता है इंफिनिटिव, उसके बाद होता है पार्टिसिपल, और फिर एक होता है जीरंड। ठीक है, अब फिर इसके जो सब कैटेगरी होते हैं उसको डिवाइड करके देख लेते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी मेनली 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, या इसी को कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और एक जो होता है उसको हम मॉडल्स कहते हैं या मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या फिर हम इसको सिंपली मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, ये इसको सिंपली मॉडल्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ये फर्दर डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में। ठीक है, एक जो है बी फॉर्म का वर्ब होता है जो कल आप लोगों ने देखा था, बी फॉर्म। एक होता है डू फॉर्म जो डूइंग एक्शन बताता है, और एक होता है हैव फॉर्म जो पोजीशन बताता है। ठीक है, ओके। बी फॉर्म कौन हो जाएगा? एम इज आर वाज वर। ठीक है, एम इज आर वाज वर। डू फॉर्म में डू डज डिड। ठीक है, और हैव फॉर्म में हैव खुद ही बेसिक है, हैज हैड। ऑलराइट, ओके। फिर जो है आपका एक बच गया मॉडल। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, क्या जो फाइनाइट वर्ब है वो 3 कैटेगरी में है, ऑक्सिलरी है, ट्रांसिटिव है और इंट्रांसिटिव है। जो ऑक्सिलरी है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है, एक मॉडल ऑक्सिलरी है, या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब।
जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है उसमें बी फॉर्म है, उसके 3 पार्ट्स है, बी फॉर्म, डू फॉर्म, डू का रूप और हैव का रूप, हैव, हैज, हैड। ठीक है, जो मॉडल्स है यहाँ पे आपका अलग से क्वेश्चन बनता है मॉडल का। ठीक है, मॉडल कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, राइट, वगैरह वगैरह, मस्ट, नीड, डेयर। ओके, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है वही इंट्रांसिटिव होता है, जो इंट्रांसिटिव है वही ट्रांसिटिव है 90% केसेस में। तो अभी हम ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव की बात नहीं करेंगे, इसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, अब जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब में अंतर क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, इसको एक बार नोट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करते हैं। हो गया, आगे चले, जवाब दे दीजिए। ओके, अब एक चीज ये है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। बोले आमतौर पे हमने देखा है, ठीक है, कि जो एम है, इज है, आर, वाज या वर, ये क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हम में से बहुत लोगों को पता है और पढ़ा भी है। ठीक है, पर ये बात सही भी है और ये बात गलत भी है। ये कहना कि एम, इज, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब है, ये सही भी है और ये कहना गलत भी है। ठीक है, यानी कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट इज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, चलिए एक आध एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग, ठीक है, या आई एम अ टीचर, ठीक है, आई हैव taught, TAUGHT, taught you nouns। ठीक है, या मैं ये कहूं आई हैव 2 mobiles, ऑलराइट। कल आपने देखा था कि हम बात तो करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर, और सब्जेक्ट के ऊपर किसके माध्यम से बात करेंगे? वर्ब के थ्रू बात करेंगे। और जिस तरह की बात हमें करनी है, क्योंकि बात हम करते वर्ब के थ्रू है, तो जिस तरह की बात हमें करनी है उस तरह का वर्ब हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले से मैं इसकी नंबरिंग भी कर दूं जरा। आई एम टीचिंग, एम भी एक वर्ब है और टीचिंग भी एक वर्ब है। टीचिंग क्या कह रहा है? पढ़ाना या पढ़ा रहा। ठीक है, एक्शन वर्ड है ना, कार्य दर्शा रहा है तो वर्ब हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस में अकेला एम वर्ब है, ए आर्टिकल है, टीचर नाउन है। तीसरे सेंटेंस में हैव भी वर्ब है और टॉट भी वर्ब है, पढ़ाया, पढ़ाना, एक्शन होता है, कार्य बता रहा है, वर्ब है। फोर्थ सेंटेंस में हैव अकेला है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर सेंटेंस नंबर 2 को पहले हम ले लेते हैं, आई एम अ टीचर, इसका भाव स्पष्ट है कि नहीं? मैं टीचर हूं। तो ये जो वर्ब है ये किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट आई के बारे में बता रहा है। फिर एम का नंबर क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर। एम का टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस। हाँ या ना? क्लियर? तो ये कैसा वर्ब आपने लिया? यहाँ पे इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है जो अपना नंबर भी बता रहा है और टेंस भी बता रहा है। पहले सेंटेंस को देखिए, आई एम टीचिंग। अगर आपसे पूछे कि ये सेंटेंस किस टेंस पे लिखा गया है, तो आप आईएनजी को देख करके कहेंगे कॉन्टिन्यूअस
और एम को देख के कहेंगे प्रेजेंट, तो कहेंगे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस आया ना। पर इसी एम को अगर मैं वाज कर दूं तो आप वाज को देख करके कहेंगे पास्ट और आईएनजी को देख के कहेंगे कॉन्टिन्यूअस। और अब क्या आपसे पूछा जाए कि क्या टेंस है तो आप कहेंगे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। और इसको भी अगर हम मिटा देते हैं वाज को एम को दोनों को, अब क्या बचा टीचिंग। टीचिंग एक वर्ड है, एक्शन शो कर रहा है, कार्य दर्शा रहा है, तो वर्ब है कि नहीं, वर्ब तो है ही। लेकिन इस वर्ब का आप नंबर बता सकते हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल है? नहीं। नो सर, नो सर। एम का आप नंबर बता सकते हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल है? यहाँ पे सेंटेंस नंबर 2 में सिंगुलर है, इसका क्या टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। पर सेंटेंस नंबर 1 में टीचिंग सिंगुलर है कि प्लूरल बता सकते हैं? नहीं। टीचिंग किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में, बता सकते हैं? नहीं। आप यहाँ पे अगर मैं लिख दूं विल बी, तो विल बी को देख के आप कहेंगे फ्यूचर और आईएनजी को देख के कहेंगे कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर टेंस होता है, टेंस तो फ्यूचर होता है ना, तो आप विल बी को देख के कहेंगे फ्यूचर और उसका कॉन्टिन्यूअस, तो कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर वाज लिख दें तो आप कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एम लिख दें तो एम को देख के आप कहेंगे प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस। इससे ये पता चल रहा है क्या कि जो टीचिंग वर्ब है वो असली कार्य को दर्शा रहा है। देखिए अभी कोई और देर से आया है, पता नहीं हु इज दैट, पूजा पाल परहैप्स, यस ठीक है सर जी। आज जैसे कुछ आवाज कम आ रही है। क्यों भाई, आवाज कम आ रही क्या सबको? नहीं, आवाज ठीक हो रही है। सर्वेश भैया आप ना अपना मोबाइल ऑन करो आज। किसी को और कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं आ रहा है? एनीवन? नो सर, आज ठीक है सर, हमें तो ठीक है, आप देख लीजिए सर्विस एक बार, ठीक है ओके। तो अगर हम यहाँ पे ये जो टीचिंग वर्ब लिखा है इसके पहले वाले वर्ब को मैं हटा दूं, ठीक है, इसके पहले वाले वर्ब को हटा दिया, तो टीचिंग एक एक्शन तो बता रहा है, असली कार्य को तो यही बता रहा है। कार्य क्या हो रहा है, पढ़ाने का। पर पढ़ाने का कार्य किस टाइम पे हो रहा है, क्या टेंस है, ये अपना टेंस नहीं बता पा रहा है। और इसको देख के आप ये भी नहीं बता सकते कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। यानी कि क्या हो गया, वर्ब तो है पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। और आईएनजी रूप का जो वर्ब होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, आपको पता ही है, कल आपने देखा था। आईएनजी यानी कि V4 चौथा रूप नॉन फाइनाइट होता है, और नॉन फाइनाइट का ना तो नंबर होगा ना टेंस होगा। तो सेंटेंस में यदि कोई एक्शन नॉन फाइनाइट वर्ब के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं, तो चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब ना तो अपना टेंस बताता है ना ही नंबर बताता है, लिहाजा उसके पहले एक वर्ब लगाना पड़ेगा जो इस मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की मदद करे। किस मामले में, इसका नंबर और टेंस बनाने, ठीक है। अब देखिए वही मैं करके आपको दिखा रहा था। अगर मैं यहाँ पे एम लिखूं तो आप एम को देख के कहेंगे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, वाज लिखें तो कहेंगे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, विल बी लिखें तो आप कहेंगे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। और इसको हमने हटा दिया तो टीचिंग जो मेन वर्ब है उसका कोई नंबर कोई टेंस आप बता ही नहीं पाएंगे, आया ना। तो ये वर्ब जो आया है, ये टीचिंग के पहले जो वर्ब आया है, ये क्या कर रहा है, ये मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। किसकी, मेन वर्ब की। किस मामले में हेल्प कर रहा है, इसका नंबर और टेंस बनाने में। वाज को ही देख के आपने कहा कि सिंगुलर नंबर का है, और वाज को ही देख के कहा कि पास्ट टेंस का है, ठीक है। एम को ही देख के कहा प्रेजेंट टेंस का है, और एम को ही देख के कहा कि सिंगुलर नंबर का है। एनी डाउट? तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ब जो किसी दूसरे वर्ब को हेल्प करे, क्योंकि वो हेल्प करता है इसलिए उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया, सहायता करता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेल्प करता है, या कोई भी ऐसा वर्ब जो किसी मेन वर्ब को हेल्प करे, किस मामले में, उसका नंबर और
टेंस बनाने में उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एनी डाउट? बोलो भाई, किसी को भी? नो सर। नो सर। तो अगर हम यहाँ पे एम लिख देते हैं तो एम क्या है? ये हेल्प कर रहा है किसको? मेन वर्ब टीचिंग को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एम को हम क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब का काम ही होता है हेल्प करना। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब खुद को हेल्प नहीं करता है, किसी दूसरे को हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एम है, यही एम है। इस एम को अगर आप हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, क्योंकि बचपन से बहुत लोगों ने ऐसा पढ़ रखा है, तो हेल्पिंग वर्ब को कैसे डिफाइन किया? एक ऐसा वर्ब जो हेल्प करे किसको? किसी दूसरे वर्ब को। तो दूसरा वर्ब यहाँ पे आना चाहिए उसके बाद। सेंटेंस नंबर 2 में एम के बाद कोई दूसरा वर्ब आया क्या? नहीं। ठीक है, तो जब कोई दूसरा वर्ब आया नहीं तो ये दूसरे की मदद ही नहीं कर रहा है। तो जब ये हेल्प ही नहीं कर रहा है तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। लिहाजा इसी को हम क्या कहेंगे? फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि मेन वर्ब है, फिलहाल के लिए। एनी डाउट? नो सर। बोलो भाई, नो सर। किसी को कोई शक है? लक्ष्य समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। ठीक है। ओके, अब यहाँ आ जाइए। जैसे हम कहें, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि हैव है, हैज है, हैड है, वो परफेक्ट टेंस बनाता है। बहुत लोगों को लगता है कि हैड जो है पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाता है। ऐसा जरूरी नहीं है। हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाता है। हाँ सही है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। आइए करके देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूँ। सेंटेंस नंबर 4 में आई हैव 2 मोबाइल्स, हैव एक वर्ब है। इस सेंटेंस में 2 वर्ब है कि एक वर्ब है, ये बता दीजिए। सेंटेंस नंबर 4 में एक वर्ब है। तो जब सेंटेंस में कभी भी, सेंटेंस में क्लॉज में कभी भी एक ही वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होने के लिए जरूरी है कि वहां 2 वर्ब हो। एक तो वो वर्ब जो हेल्प करे और दूसरा उसके बाद वह वर्ब जिसको वो हेल्प करे। इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। एनी डाउट? क्लियर है? ओके, अब यहां देखिए इस सेंटेंस में कितने वर्ब है? हैव, टॉट, 2 वर्ब है। तो टॉट का मतलब पढ़ाया, तो अगल बगल 2 वर्ब है। तो ये पहला वर्ब है, ये क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। और ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और समझिए, जब भी कहीं सेंटेंस में साइड बाय साइड 2 वर्ब आ जाए, अगल बगल 2 वर्ब आ जाए या 2 से अधिक वर्ब आए, 2 वर्ब आए या 2 से अधिक वर्ब आए, तो हमेशा जो पहला वर्ब होगा वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। इस चीज को नोट कर लीजिए। अगल बगल साइड बाय साइड जब भी 2 या 2 से अधिक वर्ब आए तो हमेशा पहला वर्ब भी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। और हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? मेन वर्ब को हेल्प करना। इस मामले में मेन वर्ब का नंबर और टेंस बनाने में। एनी डाउट? बोलो भाई। नो सर। कल जैसे हमने एक बात कही थी, अभी आइए एक बात और कर लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। कि जैसे V1, V2, V3, V4 ना, अगर हम कहें टीच तो V2 क्या हो जाएगा? टॉट। और V3 भी क्या हो जाएगा? टॉट। और टीचिंग और टीचर्स। ठीक है, तो मैं उतना नहीं जानता। ये V3 हो गया और ये V2 हो गया और V3 हो गया। और कल आप लोगों ने देखा था कि जो V2 होता है वो तो फाइनाइट वर्ब होता है, यानी उसका नंबर टेंस होता है। ठीक है,
फाइनाइट वर्ब होता है, लेकिन जो V3 होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, उसका नंबर टेंस नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो यही सवाल हमने आपसे किया था कि कहीं पे प्लेट लिखा है तो हम कैसे पता करेंगे कि V3 है या V4 है, सॉरी V2 है या V3 है। कहीं पे टॉट लिखा है तो कैसे पता करेंगे वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, यानी कि V2 है या V3 है। तो एक फंडामेंटल चीज आइए देख लेते हैं क्या, कि कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो सब्जेक्ट पर लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में कौन बताता है, फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट हो चाहे ना हो, फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। और V2 V3 में फाइनाइट कौन है, V2, जबकि दोनों की शक्ल एक है, फॉर्म सेम है। अब आइए करके देखते हैं। अगर मैं कहूं आई taught you finite verb yesterday, ठीक है, या I have taught you noun, nouns। अब सेंटेंस लिखने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब मिनिमम, नॉन फाइनाइट हो चाहे ना हो। फर्स्ट सेंटेंस में आई टॉट यू फाइनाइट वर्ब यस्टरडे, मैंने कल तुम्हें फाइनाइट वर्ब पढ़ाया। तो पहले सेंटेंस में कितने वर्ब है, सिर्फ एक ही वर्ब है, हाँ या ना, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो जब सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो ये फाइनाइट वर्ब कहलाएगा कि नॉन फाइनाइट कहलाएगा, ये बता दीजिए। फाइनाइट वर्ब। तो अब टॉट लिखा है, तो जो टॉट लिखा है अगर वो फाइनाइट वर्ब है तो V2 होगा कि V3 होगा, ये भी बता दीजिए। V2 क्लियर है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में हैव एक वर्ब है, टॉट एक वर्ब है, और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आप साइड बाय साइड अगल बगल दो वर्ब या दो से अधिक वर्ब लिखेंगे तो हमेशा पहला वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, हाँ या ना। ठीक है, इस चीज को समझिए जरा। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, मेन वर्ब को हेल्प करना। तो हेल्पिंग वर्ब आता ही है हेल्प करने, किसको, मेन वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करेगा किस मामले में, इसका नंबर और टेंस बनाने के मामले में। इस बात को समझिए, हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब को नंबर टेंस बनाने में कब मदद करेगा, जब मेन वर्ब का अपना खुद का नंबर टेंस है तब, या जब मेन वर्ब का अपना खुद का नंबर टेंस नहीं है तब। मैं आपसे 10 रुपया उधार मांगूंगा, मदद मांगूंगा 10 रुपए की चाय पीने के लिए, कब, जब मेरे पास 10 रुपया ऑलरेडी है या नहीं है, नहीं है तब, नहीं है तब। तो जब भी साइड बाय साइड दो वर्ब लगते हैं तो पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, एक ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करे, अपने बाद वाले वर्ब को हेल्प करे, किस मामले में, उसका नंबर टेंस बनाने में, मेन वर्ब का नंबर टेंस बनाने में। तो ध्यान समझिए, ये हेल्पिंग वर्ब जो है इस मेन वर्ब को नंबर टेंस बना के देगा, कब, जब मेन वर्ब का अपना खुद का नंबर टेंस पहले से है या नहीं है, नहीं है। जवाब दीजिए भाई। नहीं है। नहीं है, हाँ है ना। ठीक है, जब इसका नंबर टेंस नहीं होगा तभी तो ये हेल्प करेगा इसका नंबर टेंस बनाने में। तो एक ऐसा वर्ब जिसका नंबर टेंस नहीं है उसे फाइनाइट कहते हैं या नॉन फाइनाइट कहते हैं, नॉन फाइनाइट कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। इतनी बात समझ में आ रही। कल आप लोगों ने देखा था कि सिर्फ दो ही ऐसे वर्ब हैं जो नॉन फाइनाइट होते हैं, कौन कौन सा, एक तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तीसरा रूप का वर्ब, और एक वर्ब का फोर्थ फॉर्म चौथे रूप का वर्ब। केवल यही दो रूप के वर्ब हैं, यही दो फॉर्म के वर्ब्स हैं जो नॉन फाइनाइट होते हैं, V3 और V4।
अगर V4 है तो हमेशा ING में लिखा जाएगा, ING रूप में लिखा जाएगा। हाँ या ना? क्लियर? बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब ये बताओ, ये जो सेंटेंस लिखा गया है, आई हैव टॉट यू नाउन्स, मैंने आपको नाउन पढ़ाया है, तो इस सेंटेंस में कितने वर्ब हैं? एक कि दो? दो वर्ब है। दो है। तो जब भी साइड बाय साइड दो वर्ब होंगे तो पहला वर्ब क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? मेन वर्ब को हेल्प करना। किस मामले में? उस मेन वर्ब का नंबर और टेंस बनाने के मामले में। तो हेल्पिंग वर्ब, इसे कमाई कौन है? ऑफ करिए। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को नंबर टेंस बना के कब देगा? जब इस मेन वर्ब का अपना स्वयं का पहले से नंबर टेंस है या नहीं है? जवाब दे दीजिए। नहीं है। नहीं है। तो एक ऐसा वर्ब जिसका नंबर टेंस नहीं है वह फाइनाइट कहलाएगा या नॉन फाइनाइट? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट तो केवल दो ही होते हैं, V3 और V4। अगर V4 होता तो ये ING में होता। क्या ये ING फॉर्म में लिखा गया है? नहीं। तो V4 नहीं है, तो क्या बचा? V3। तो ये V3 फॉर्म में है या नहीं है? बोलिए। यस यही बात आप लोगों से कल हमने कहा था कि कई बहुत से ऐसे वर्ब हैं जिनका V2 फॉर्म और V3 फॉर्म सेम है। अगर कहीं सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन करके आपको दे दिया गया कि सेम फॉर्म में है, बताओ ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? ठीक है, या उसी को दूसरे तरीके से पूछते हैं कि V2 है या V3 है, तो आप किसके माध्यम से चेक करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से। क्योंकि अगर V2 है तो फाइनाइट होगा, और जब फाइनाइट वर्ब है तो उसका नंबर टेंस अपने आप में खुद का होगा। तो जब खुद का नंबर टेंस है तो इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? लेकिन अगर V3 है तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब है तो उसका नंबर टेंस तो होगा नहीं। और आप पहले से पढ़े हुए हैं क्या कि बिना फाइनाइट वर्ब के कोई सेंटेंस लिखा नहीं जा सकता। क्लियर है? तो अगर इनमें से किसी एक के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा है तो ये वाला क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट। एनी डाउट? बोलो भाई। क्लियर है? यस सर। अब मैं फिर वापस एक कदम आता हूं, नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है, हमने क्या लिखा था? शी इज अ टीचर, या शी इज टीचिंग। ऑलराइट? अब इस सेंटेंस में चलिए नंबरिंग कर 1 2। पहले सेंटेंस में एक ही वर्ब है और दूसरे सेंटेंस में कितने वर्ब हैं? दो वर्ब है। ठीक है? और हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया या गलती से पढ़े हैं खुद से ही, इज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब है, हमने यहाँ पे लिख भी दिया हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब है, हमने यहाँ पे लिख भी दिया। ठीक है? क्या ये सही है कि दोनों ही सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब है? नो सर। नो सर। नो सर, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिलहाल के लिए मैं बोल दे रहा हूँ ये मेन वर्ब है, फिलहाल के लिए बोल दे रहा हूँ मेन वर्ब है, पर हेल्पिंग वर्ब तो पता ही नहीं है। पर यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस को छिपा लें तो टीचिंग का नंबर टेंस नहीं पता चला कि टीचिंग सिंगुलर नंबर का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, ये प्लूरल नंबर का है। हाँ या ना? ठीक है? जब हमने इस को देखा तब पता चलने नहीं, इस तो सिंगुलर नंबर का है और प्रेजेंट टेंस का है, तो इस को देख के कहेंगे प्रेजेंट और आईएनजी को देख के कहेंगे कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। ठीक है? और शी इज अ टीचर, तो यहाँ पे इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में अकेला यूज हुआ है, ये किसी दूसरे वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगा। तो जिन वर्ब्स को, इधर देखिए, एम इज आर वाज वर्ब, जिन वर्ब्स को प्रायः हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब समझते थे, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और अपने आप में मेन वर्ब भी हो सकता है। वो हेल्पिंग वर्ब तब कहलाएगा
जब किसी दूसरे वर्ब को हेल्प करे, इस मामले में उसका नंबर और टेंस बनाने में। अगर किसी दूसरे वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा है, वो सेंटेंस में अकेला यूज हुआ है, तो उसको हम मेन वर्ब कहेंगे। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, इसी में देखिए स्क्रीनशॉट जिसको लेना और ले लीजिए। देखिए कल आप लोग देखा था कि हम जब भी बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट के बारे में किसके माध्यम से बात करेंगे? वर्ब के माध्यम से। और जिस प्रकार की बात हमें कहनी है उसी प्रकार का हम वर्ब यूज करते हैं। तो बेसिकली हम बातें कितने प्रकार की करते हैं? 4 प्रकार की। क्या? स्टेट, बी, होना या दशा, पोजीशन या एक्शन, मालिकाना हक या कार्य। तो 4 प्रकार की बातों को करने के लिए कितने प्रकार के वर्ब यूज करते हैं? 3। कौन सा? बी वर्ब, हैव फॉर्म और डूइंग वर्ब। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये कैसा वर्ब आया है? ये बी वर्ब है, और बी वर्ब क्या बताता है? स्टेट भी बता सकता है, या तो स्टेट बता सकता है या बीइंग बता सकता है कि वो सब्जेक्ट अपने आप में क्या है या कैसा है। ठीक है, तो जो वर्ब है बताएगा तो सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट के बारे में दो में से कोई एक बात करेगा, बी वर्ब, कि ये अपने आप में क्या है या कैसा है। तो ये जानने के लिए कि ये वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है कि बीइंग बता रहा है, तो हमें प्रेडिकेट पार्ट पे जाना पड़ेगा। और प्रेडिकेट पार्ट में क्या लिखा है? टीचर। टीचर कौन है? शी है। शी अपने आप में क्या है? टीचर है। तो इस जो है सब्जेक्ट के बारे में स्टेट दशा बता रहा है या होना बता रहा है? जवाब दीजिए। होना बता रहा है, बीइंग बता रहा है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? पर यहां पे ध्यान से देखिए, इज तो यूज हुआ है, पर इज जो है शी के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, बल्कि टीचिंग बता रहा है शी के बारे में, कि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? शी कर रही है। पर इज क्या कर रहा है? चूंकि आपने यहाँ पे एक एक्शन को यूज किया है, और लेकिन एक्शन कार्य जो है जिस वर्ब के माध्यम से एक्शन बता रहे हैं सी से संबंधित, ठीक है, वो नॉन फाइनाइट में लिखा है, जिसका कि नंबर टेंस नहीं है। इसलिए मजबूरी में आपने इस मेन वर्ब के पहले अलग से एक हेल्पिंग वर्ब लगाया, जो ये हेल्पिंग वर्ब नंबर टेंस बना के दे रहा है इस मेन वर्ब के लिए। हाँ या ना? डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि जितने भी बी रूप के वर्ब होते हैं, यहां देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म, 3 प्रकार के हैं। ठीक है, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। ये मेन वर्ब का भी काम कर सकता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे इज क्या है? मेन वर्ब है। यहाँ पे इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ये बात केवल बी पे ही नहीं, डू पे भी अप्लाई होता है और हैव पे भी अप्लाई होता है। हैव फॉर्म मतलब हैव, हैज, हैड। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ गई, क्या? देखिए थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या? कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, अच्छा एक चीज ये बताइए, ये जहां पे मैंने लाइन ड्रॉ किया है आप लोगों को दिख रहा है? नो सर। नो सर। अभी ये लाइन दिख रही है आप लोगों को? यस। ठीक है, ओके। तो ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं उसके बारे में। ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं एंड मेन वर्ब भी होते हैं। एनी डाउट? दिख रहा है आपको हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब? बोलो भाई। यस सर। दिख रहा है। तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, आगे इधर जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, इनको हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं।
तो यहाँ एक रिमार्क लिख देते हैं, आर ऑलवेज यूज्ड एज only helping verb, only as helping verb, are always used only as helping verb. कोई दिक्कत? तो जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो प्योरली हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी कि मॉडल्स को कभी आप अकेला यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। एनी डाउट? बोलो भाई। नो सर। देखिए, he did not do his work, या he did his work, या he do his work on time। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग नोट करते रहिएगा, ये स्क्रीनशॉट के बाद। अब देखिए, जो पहला सेंटेंस है इसमें डिड एक वर्ब है, डू भी एक वर्ब है, ठीक है, नो तो एडवर्ब है, तो एडवर्ब बीच में ही आता है, ठीक है। तो अगल बगल दो वर्ब लगे हैं तो हमेशा पहला वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। तो ये जो बाद में वर्ब आए क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। एनी डाउट? ठीक है। पर दूसरे सेंटेंस में डिड अकेला वर्ब है, तो यहाँ पे डिड क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। वही डिड ऊपर वाले में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, और यहाँ पे डू जो है मेन वर्ब है, ठीक, ये नोट कर लीजिए। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, एसएससी लेवल में आ सकता है, कई बार आया भी है, मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। सर वहाँ डज होगा ना सर, ही डज। सॉरी, हाँ, इसको करेक्ट करो भाई, ही डज होगा, डू नहीं होगा, डज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर ना। थैंक यू। ठीक है, सॉरी, नहीं सुनो, डज मत करो, मैं सब्जेक्ट को प्लूरल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको डू को बताना था आपको। ठीक है, यहाँ पे दे कर लीजिए, दे डू, इसकी जगह देयर वर्क कर लीजिए। ओके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो बात मुझे बतानी थी वो ये है, ध्यान से देखिए, डू, डज और डिड, ठीक है, ये मेन वर्ब है, अकेला यूज हुआ है तो डू का एस एस लगा ही नहीं है, प्लूरल नंबर प्रेजेंट टेंस, डज में ईएस लगा है, सिंगुलर नंबर प्रेजेंट टेंस, डीड का कल भी बताया था, सिंगुलर प्लूरल दोनों नंबर होता है लेकिन सिंपल पास्ट टेंस होता है। ऑलराइट, ठीक है। दूसरी बात मुझे करनी है, डू, डज, डिड, यानी डू फॉर्म ऑफ द वर्ब को जब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो उसके बाद एक वर्ब आएगा। इसका ध्यान रखिएगा कि डू फॉर्म, डू, डज, डिड को अगर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। एनी डाउट? V1 फॉर्म में रहेगा, ठीक है। बोलो भाई। यस सर। ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। कोई शक?
बोलिए। नहीं, ओके। उसी तरह से देखिए, जो हैव फॉर्म है ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी कि भी मेन वर्ब हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। तो एक बार इसके बारे में भी, ये सब बेसिक्स क्लियर करते चलते हैं। हाँ देखिए, हैव ही बेसिक है, इसका ध्यान रखिएगा। हैव से हैज बना है से हैव नहीं बना है, इसलिए हैव पहले लिखेंगे। हैव, हैज, हैड। ठीक है तो फाइनाइट के कैटेगरी में। तो यहां पे हैव का नंबर क्या होगा? प्लूरल। टेंस क्या होगा? सिंपल, एस फॉर सिंपल, पीआर से प्रेजेंट। हैज का नंबर सिंगुलर। टेंस क्या होगा? एस फॉर सिंपल, पीआर से प्रेजेंट। हैड का नंबर सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। टेंस क्या होता है? हमेशा सिंपल पास्ट होता है। इसको देख लीजिए, हैड का टेंस क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। कब? हमेशा नहीं, जब वो क्या है? मेन वर्ब है। एज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब कब होगा? जब सेंटेंस में अकेला यूज हुआ है, उसके बाद कोई वर्ब यूज नहीं हुआ है। एनी डाउट? ठीक है। हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बताएगा जब ये मेन वर्ब है यानी अकेला यूज हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बताएगा। जैसे आई हैव 2 मोबाइल्स। ठीक है। शी हैज अ बाइसिकल। ओके। आई हैड अ बाइसिकल। रीडिंग देखने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही किसी को? नहीं, ओके। तो देखिए, यहाँ पे हैव जो है मेन वर्ब है, इसके बाद कोई वर्ब ही नहीं आया है, तो इसका टेंस क्या होगा? सिंपल, पीआर फॉर प्रेजेंट। हैज अकेला वर्ब है, इसका टेंस क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट। हैड अकेला आया है, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, यानी सॉरी, हाँ मेन वर्ब नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ये खुद ही मेन वर्ब है। ठीक है। तो इसका टेंस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, सिंपल पास्ट होगा। ऑलराइट, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? अब देखिए इसी चीज को have, has, had लिखना पड़ेगा। have, जहां लिख रहा हूं दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है ब्लू कलर की, दिख रही है आपको? Yes, sir. सब ठीक, सबको दिख रहा है ना? यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है? हैव, हैज, हैड के बाद V3 आ गया है, तो एक वर्ब ये हो गया और एक वर्ब ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और बाद वाला मेन वर्ब। ऑलराइट, तो पहले आप, इससे ठीक पहले आपने देखा था हैव, हैज, हैड क्या था? मेन वर्ब था, क्योंकि वो सेंटेंस में अकेला वर्ब था। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं? हैज, हैव, हैड के बाद एक और वर्ब आ गया है। तो जब किसी एक वर्ब के पहले कोई वर्ब लगा हो तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, है ना? तो हैव, हैज, हैड
यानी हैव रूप का वर्ब अगर वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो उसके बाद जो आने वाला मेन वर्ब होगा हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, जबकि आपने डू रूप का वर्ब देखा था, डू फॉर्म ऑफ द वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो इसके बाद जो भी मेन वर्ब आएगा वो V1 फॉर्म में रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां देख लीजिए एक बात और, क्या कि जो अब यहाँ पे जो हैव आया है, ठीक है, ये हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएगा, इसका नंबर हो जाएगा प्लूरल और टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, PR से प्रेजेंट परफेक्ट। एनी डाउट? जो हैज है वो सिंगुलर नंबर का है, नंबर सिंगुलर हो गया, लेकिन टेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। जो हैड है उसका नंबर सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है, लेकिन जो टेंस होता है इसका वो पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, एक सेंटेंस एग्जांपल लिख दे रहा हूं, जैसे आई हैड माई डिनर। इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है हैड, तो ये मेन वर्ब कहलाएगा कि हेल्पिंग वर्ब? जवाब दीजिए। मेन वर्ब। मेन वर्ब। तो हैव फॉर्म का वर्ब जब ऐसे मेन वर्ब काम करेगा तो सिंपल टेंस बनाएगा, तो इसका टेंस क्या है? सिंपल पास्ट। ओके, लेकिन इसी को अगर हम लिखें आई हैड डन माई वर्क, ठीक है, तो अब यहां देखिए साइड बाय साइड दो वर्ब आ गए हैं, हैड और डन, डू, डस, डिड और डन, V3 आ गया ना। वैसे भी आपने पढ़ा है कि जब भी अगल बगल दो वर्ब होगा तो पहला वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा वर्ब असली कार्य को दर्शाएगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम ही होता है मेन वर्ब को हेल्प करना। ठीक है, किस मामले में? नंबर टेंस बनाने के मामले में। तो आप हैड को देख के कहेंगे परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टेंस क्या बनेगा? वही हैड बता रहा है, क्या? पास्ट परफेक्ट। और वही हैड यहाँ पे अकेला यूज हुआ है तो सिंपल पास्ट। बात समझ में आई आपको? बोलिए। यस सर। तो जो हैव फॉर्म का वर्ब होता है वो हमेशा परफेक्ट टेंस नहीं बनाता है। हैव फॉर्म का वर्ब जब एज अ मेन वर्ब यूज होता है तो सिंपल टेंस बनाता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। लेकिन जब हैव फॉर्म का वर्ब, ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तब ये परफेक्ट टेंस बनाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। मिटा दूं ये सब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सर्वेश का सही हुआ मामला? हाँ सर, क्लियर हो गया। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, he has done his work। पहला सेंटेंस, ओके। He had
he had done his work. He will have done his work. ओके अब जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि साइड बाय साइड जब भी दो या दो से ज्यादा वर्ब होंगे तो हमेशा पहला वर्ब भी क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? मेन वर्ब को हेल्प करना। किस मामले में? उसका नंबर और टेंस बनाने के मामले में। ऑलराइट, तो तीनों सेंटेंस में एक ही बात हो रही है, ही हैज डन हिज वर्क, डन हिज वर्क, डन हिज वर्क, यानी कुल मिला के उसने अपना काम पूरा कर लिया। हाँ या ना? तीनों सेंटेंस में असली कार्य को बताने वाला वर्ब कौन है? डन। यस और नॉट? और डन क्या है? V3 फॉर्म का वर्ब है ना? ठीक है, तो असली काम तो डन बता रहा है और डन कैसा है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, V3 फॉर्म है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है ना आपका नंबर बता पाएगा ना टेंस बता पाएगा। तो अगर मैं आपसे क्लास से पूछूं कि जो पहला सेंटेंस है वो किस टेंस में लिखा गया है, जवाब देगा कोई? बोलो भाई। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, गुड। दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। आपने डन को देख के बताया प्रेजेंट परफेक्ट, डन को देख के बताया प्रेजेंट परफेक्ट, या हैज को देख के बताया प्रेजेंट परफेक्ट? यस सर, हैज हैज को देख के। हाँ या ना? बताइए लक्ष्य। यस सर। हैज को देख के बताया ना, क्योंकि अगर डन को देख के बताता प्रेजेंट परफेक्ट तो यहां भी डन लिखा है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए था। तो आपने हैज को देख के बताया प्रेजेंट परफेक्ट जो कि हेल्पिंग वर्ब है। आपने हैड को देख के बोला पास्ट का परफेक्ट जो कि हेल्पिंग वर्ब है हैड। हाँ या ना? तो सेंटेंस नंबर 1 सेंटेंस नंबर 2 में मेन वर्ब को शो करने वाला, असली कार्य को दर्शाने वाला तो एक ही रूप में वर्ब है, सेम वर्ब है, वर्ब एक ही है, फॉर्म भी एक ही है। ठीक है, लेकिन जब आपसे टेंस पूछा गया तो मेन वर्ब को देख के टेंस नहीं बता रहे, उसके पहले जो वर्ब लगा है यानी कि हेल्पिंग वर्ब उसको देख के आप टेंस बता रहे हैं। क्लियर है? इससे स्टैब्लिश होता है, साफ पता चलता है क्या कि किसी वर्ब के पहले, किसी भी वर्ब के पहले अगर एक वर्ब लगा है तो वही वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब को हेल्प करता है। किस मामले? उसका नंबर और टेंस बनाने। हाँ है ना? डन यहां भी है, डन यहां भी है। यहाँ डन के पहले हैज लगाया तो आपने कहा प्रेजेंट का परफेक्ट, यहाँ डन के पहले हैड लगाया तो हैड को देख के बताया पास्ट का परफेक्ट। राइट? बोलो भाई। उसी तरह से थर्ड में आप हैव को देख के कहेंगे परफेक्ट। अब किसका परफेक्ट? बोले इसके पहले विल लगा है तो विल बताएगा फ्यूचर, तो आप इसको देख के कहेंगे विल को फ्यूचर परफेक्ट। हाँ या ना? सही? ठीक है ना? और यहाँ थर्ड सेंटेंस में 3 वर्ब लगा है साइड बाय साइड। ठीक है, 3 वर्ब लगा है, लेकिन जो पहला वर्ब है वही असली टेंस बता रहा है। अगर आप विल को छिपा दें तो हैव डन प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बन जाएगा। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और हैव के पहले आप विल को दिखा दें तो फ्यूचर का परफेक्ट बता देगा। इससे साफ पता चलता है जब भी साइड बाय साइड 2 या 2 से अधिक वर्ब लगे हों तो हमेशा पहला वर्ब ही नंबर और टेंस बताता है। ठीक है, किसका? मेन वर्ब का, और वही पहला वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो आज हमने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब जानते थे कि एम इज आर वाज वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या है? बोले कोई भी वर्ब जो किसी मेन वर्ब को हेल्प करे, इस मामले में उसका नंबर और टेंस बनाने में उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एनी डाउट? ठीक है, दूसरी चीज ये देखी थी क्या कि हैव रूप का जो वर्ब है वो हमेशा परफेक्ट टेंस नहीं बनाता है। चूंकि हैव फॉर्म का वर्ब
प्राइमरी ऑक्सिलरी के कैटेगरी में आता है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होता है हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, तो हैव फॉर्म का वर्ब जब मेन वर्ब का काम करेगा तो सिंपल टेंस बनाएगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। लेकिन ही हैव फॉर्म का वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो परफेक्ट टेंस बनाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और हैव फॉर्म का वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो किसी मेन वर्ब का हेल्प करेगा ना, तो इनके बाद जो मेन वर्ब आएगा हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा, V3 फॉर्म। लेकिन जो डू फॉर्म का वर्ब है, ठीक है, अगर ये अकेला यूज हुआ तो मेन वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अगर यूज हो गए तो इनके बाद जो मेन वर्ब आएगा वो हमेशा V1 फॉर्म में रहेगा। एनी डाउट? इसमें किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर ये पॉइंट लिखवा देते हैं तो अच्छा रहता? अगर किसी को लग रहा है तो अपनी बात खुल के कहिए। हेलो जी, कौन है? सर, ये तेजू, जी सर। बताएं। सर विल सर हेल्पिंग वर्ब है, और सर हैव क्या होगा वहां पे? हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल को परफेक्ट बता रहा है। ठीक है, ओके ओके, हेलो, जी सर, जी सर, ओके सर। अभी तक में किसी को कोई सवाल करना है? ओके, ठीक है। ट्रांसलेट क्या होता है, इंट्रांसलेट क्या होता है, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस पोजीशन पे आ गए हैं हेल्पिंग वर्ब को देखने के बाद भी कि अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। वर्ब एक वर्ड होता है, एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है दो कैटेगरी का, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट भी तीन पार्ट्स में बटे हैं, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जीरंड। फाइनाइट भी तीन कैटेगरी में जड़े अलग अलग ढंग से अपने लोगों ने कैटेगराइज किया है। एक हेल्पिंग वर्ब है, ट्रांसिव, इंट्रांसिव। जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी दो कैटेगरी है, एक प्राइमरी हेल्पिंग है, एक मॉडल है। जो प्राइमरी हेल्पिंग है, नाम भले ही हेल्पिंग है लेकिन ये मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये हमेशा प्योरली हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है मतलब इसको आप कभी अकेला यूज नहीं कर सकते हैं। ये जब भी यूज होगा तो किसी मेन वर्ब के पहले यूज होगा या मॉडल के बाद हमेशा एक मेन वर्ब आएगा। कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को, चूंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराना है तो सेंटेंस में ही कराएंगे, तो थोड़ा सा सेंटेंस का एक बेसिक बात आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, एक मिनट जैसा मैं इंक डाल लूं। क्लास में एकता है? नहीं है क्या एकता? है तो बोलती नहीं, शायद है, एकता ही है ना? एकता है। ओके, देखिए जो सेंटेंस होता है इसके बेसिकली स्टडी के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। और एक होता है प्रेडिकेट।
ओके। बस इतना हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हम कहें सन, जैसे हमने सन लिखा, आपको एक आइडिया मिला कि सर ने सन लिखा है, इसका मतलब सन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, यानी कि सन ही हमारे बात करने का मुद्दा है। तो जब बात करने का मुद्दा है तो इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे या नहीं? जवाब देते रहिएगा। और सन के बारे में हम क्या बात कहना चाहते हैं, सन के बारे में जो भी बात कहना चाहते हैं उस बात को कहने के लिए आगे एक वर्ड लिखना पड़ेगा। दीजिए मैं लिखता हूं, सन शाइन्स। एक वर्ड सन और दूसरा वर्ड शाइन्स, ये दो वर्ड मिल करके भाव पूरा कर रहे हैं या अधूरा है? जल्दी बताइए। पूरा है। पूरा है। सन शाइन्स, सूरज चमकता है। पहले हमने सन लिखा तो आपको लग गया कि सन के बारे में हम बात करना चाहते हैं, और जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं उसी को इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो किस वर्ड के माध्यम से कहते हैं? वर्ब के माध्यम से। एनी डाउट? बोलो भाई। नो सर। तो ये हो तो गया पूरा पूरा सब्जेक्ट और वर्ब मिला करके क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब यहां पे आपने देखा कि सेंटेंस है तो उसके दो हिस्से होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो क्या सब्जेक्ट होता है, किसे सब्जेक्ट कहते हैं, किसे प्रेडिकेट कहते हैं, इसको समझ लीजिए। सेंटेंस में वह शब्द या सेंटेंस का वो हिस्सा, दैट पार्ट या दोज वर्ड या दैट वर्ड इन द सेंटेंस अबाउट विच वी टॉक। सेंटेंस का वह हिस्सा या वे शब्द जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट कहा जाता है। एम आई क्लियर? और सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी कहेंगे तो वर्ब के माध्यम से, इसलिए वर्ब खुद भी प्रेडिकेट का हिस्सा होता है। एनी डाउट? जैसे द सन, जैसे मैंने लिखा द सन, आपको आइडिया लग गया होगा कि सन के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, और जिसके बारे में बात करते हैं वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। द सन राइजेस, सूरज उगता है। उगना, किसका उगना? सन का। तो ये वर्ड किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। राइजेस किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। ये वर्ब है कि नहीं? ठीक है, बता तो रहा है, लेकिन इसको हम और थोड़ा आगे ले जाएंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब कोई आपसे कहे कि यहां ये बता दो कि सेंटेंस में, चूंकि एक सेंटेंस है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, और एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो इसमें क्या सब्जेक्ट पार्ट है और क्या प्रेडिकेट पार्ट है? तो बहुत प्लेन डेफिनेशन है क्या, कि सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में हम बात करते हैं वह सब्जेक्ट हो जाता है। तो द सन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, whatever we talk about the subject in the sentence is called predicate. तो rises तो एक वर्ब है केवल, और rises किसके बारे में बता रहा है? सन के बारे में बता रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में पूरा इतना कहा जा रहा है, उगता है जरूर पर कहां? इन द ईस्ट। तो इतना पूरा कहा जा रहा है, राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। एनी डाउट? बोलिए भाई। नो। ठीक है,
तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वह सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात करते हैं उतना पूरा प्रेडिकेट होता है। और चूंकि सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी बात करेंगे वर्ब के माध्यम से करेंगे, इसलिए वर्ब खुद ही प्रेडिकेट का पार्ट होता है। एनी डाउट, वर्ब इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, अब एक सेंटेंस को यहां देखिए। सब्जेक्ट में 2 वर्ड है, द और सन। प्रेडिकेट में 4 वर्ड है, राइजेस इन द ईस्ट। एक सेंटेंस ये देखिए। डॉग्स बार्क, मीनिंग क्लियर है, सेंटेंस कंप्लीट है। अब कोई एक सेंटेंस है तो उसमें कम से कम 2 पार्ट होंगे, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के माध्यम से लिखित तौर पे हम क्या करते हैं, बातचीत ही तो करते हैं। और बातचीत करने के लिए आपको एक मुद्दा चाहिए, जिसके बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहेंगे वो प्रेडिकेट कहलाता है। पर सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहेंगे किसके माध्यम से, वर्ब के माध्यम से। तो यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस आ गया आपके पास जहां सब्जेक्ट भी एक वर्ड का है और पूरा का पूरा प्रेडिकेट भी एक वर्ड का है, तो इसको पूरा प्रेडिकेट कहेंगे। एनी डाउट? बोलो भाई। नो सर, नो सर। ठीक है, वो रेन मार्टिन का कौन सा एक सेंटेंस है, किसी को याद है तो बताना। ऑन द टॉप ऑफ द हिल रिजाइड्स, या क्या है, हरविन। एक्सरसाइज नंबर 1 की है। अरे छोड़ो यार, सेंटेंस पूछा तुम एक्सरसाइज बता रहे। On the top of the hills lives a hermit. हाँ, ऑन द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स है, सर हिल है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, लिव्स अ हर्मिट। ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता था। ठीक है, देखिए क्या है, जनरली ऐसा होता है कि गलती से बच्चे समझ लेते हैं क्या, कि सेंटेंस में जो वर्ब दिया गया है, ठीक है, वर्ब को लेते हुए उसके बाद जो कुछ भी आएगा उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, और वर्ब से पहले जो कुछ भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने बहुत जगह पे शायद देखा हो। ठीक है, पर हम लोगों ने जो अभी पढ़ा उसमें ऐसा कोई डेफिनेशन पढ़ा क्या कि वर्ब को लेते हुए वर्ब के बाद पूरा प्रेडिकेट होता है और वर्ब के पहले जो कुछ भी होता है उसको पूरा सब्जेक्ट कहते हैं? ऐसा पढ़ा क्या आपने? नहीं ना? बोले सब्जेक्ट तो हम उसे कहते हैं जिसके बारे में बात करते हैं, तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो प्रेडिकेट होगा। अब वो सेंटेंस में कहीं हो सकता है, पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, बीच में आता है या अंत में आता है? बोले कहीं भी आ सकता है। ठीक है, ये बात अलग है कि प्रायः हम सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, वो बात अलग है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, आइए इसी को सेंटेंस को वेरीफाई कर लेते हैं। सेंटेंस वेरीफाई करने का, सेंटेंस में कोई गलती है या नहीं है, ठीक है, कैसे पता करेंगे? इसका सबसे आसान तरीका होता है, सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब के पास जाइए। ठीक है, अब सेंटेंस लिखने के लिए आपने अभी पढ़ा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब हो चाहे ना हो, सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। ये फाइनाइट वर्ब आपका हो गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और फाइनाइट वर्ब है तो उसका अपना एक सब्जेक्ट होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब से पूछिए कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन है, तो ये बताएगा इसका सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, आइए भाव देखते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। क्या कह रहा है? पहाड़ी के ऊपर रहता है एक सन्यासी। हर्मिट का मतलब सन्यासी होता है ना? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो यहां पे रहता है
ना? कौन रहता है? सन्यासी, हर्मिट। जवाब दीजिए सब लोग, कौन रहता है? हर्मिट। तो ध्यान से देखिए, फाइनाइट वर्ब है ना, हर फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। तो इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? कैसे पता चलेगा? बोले फाइनाइट वर्ब से हम पूछेंगे, सवाल करेंगे, बताओ तुम्हारा सब्जेक्ट कौन है, तुम किसके बारे में बोल रहे हो, तो जवाब देगा। सवाल करिए, कौन रहता है? टॉप कि हर्मिट रहता है? हर्मिट रहता है। तो लिव्स का सब्जेक्ट कौन बना? हर्मिट। एनी डाउट? रहता है तो कहां रहता है? ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो यहां पे मामला उल्टा हो गया है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल से लेकर के लिव्स तक, ये हो गया है प्रेडिकेट। ठीक है? और हर्मिट ये हो गया है सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आपने अभी डिफाइन किया। क्या? सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वह सब्जेक्ट होता है। तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हर्मिट के बारे में बात कर रहे हैं, सन्यासी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बारे में आप जो कुछ भी कहते हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहते हैं, कह रहे हैं इस सेंटेंस के माध्यम से? बोले रहता है पहाड़ी के ऊपर, हाँ या ना? यस सर। ठीक है? तो सब्जेक्ट के बारे में आप जो कुछ भी कहते हैं उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है? तो ये समझ लीजिए, कई बार फंडामेंटल इंग्लिश में पूछा जा सकता है कि क्या हमेशा हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं या प्रेडिकेट भी पहले लिख सकते हैं? बोले लिख सकते हैं। ये भी होता है क्या कि सब्जेक्ट का कुछ पार्ट बीच में आ जाए, कुछ पार्ट पहले आ जाए, प्रेडिकेट का कुछ पार्ट अंत में आ जाए, कुछ पार्ट पहले आ जाए। ठीक है? ये आपके कहने पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, आगे बढ़े। यस सर। तो इसका 1 मिनट में डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है? अबाउट which or what we talk in a sentence is called subject. Subject of the sentence, ये पूरा लिखेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में एक बात करनी है मुझे अभी। Subject of the sentence. Okay? और whatever we talk, जो कुछ भी हम बात करते हैं, we talk about the subject is called the predicate. और जो कुछ भी हम बात करते हैं वर्ब के माध्यम से करते हैं, इसलिए वर्ब खुद भी किसका पार्ट होता है? प्रेडिकेट का। यहां पे एक अलग से पॉइंट लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में। सिंस, चूंकि, we talk about the subject through the verb. ठीक है? Therefore, the verb is an integral part
प्रेडिकेट, अभिन्न अंग होता है। श्योर, ठीक है यहां तक? बोलो भाई। ओके, जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं उसी को प्रेडिकेट कहा जाता है। क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में वर्ब के माध्यम से बात करते हैं, इसलिए वर्ब जो है प्रेडिकेट का अभिन्न अंग होता है, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सॉरी प्रेडिकेट। श्योर, आगे बढ़ जाए? Am I audible? Will someone respond? Yes, sir. आइए देखते हैं, एक कदम और पढ़ते हैं। The button of my shirt is broken. किसी ने आपसे कहा कि एक सेंटेंस है और किसी भी सेंटेंस का दो हिस्सा होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसको बांटिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, ठीक है? तो द बटन्स ऑफ माई शर्ट, यहां तक क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है? इज ब्रोकन, टूटा हुआ है, ठीक है? ओके, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। एक सेंटेंस और लिख देता हूं। The button is broken. बटन टूटा हुआ है। What is broken? दूसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या टूटा हुआ है? बोले बटन। तो यहाँ पे जो फाइनाइट, अगल बगल दो वर्ब है, पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब ही होगा क्योंकि नंबर टेंस उसी का होगा। ये V3 है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, एक्शन भले बता रहा हूं, ठीक है? तो क्या टूटा हुआ है? सवाल करिए, क्या टूटा हुआ है? बटन। इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? बटन। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट में एक ही नाउन है, तो इसी नाउन को देख करके आपने वर्ब को आसानी से एग्री करा लिया, हाँ या ना? तो जब सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिस्से में एक ही नाउन हो तो उसी नाउन को देख करके आप वर्ब को या तो सिंगुलर या प्लूरल लगा देते हैं, यानी कि वर्ब को एग्री करा लेते हैं, बड़ा आसान होता है। लेकिन यहाँ पे इज ब्रोकन, क्या टूटा हुआ है? शर्ट या बटन्स? बटन्स, ठीक है? तो यहाँ देखिए क्या मामला है। ये जो अंडरलाइन है रेड से, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यहां तक, और ये पूरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है? तो यहां पे क्या हो गया है दिक्कत कि ये जो द बटन्स ऑफ माई शर्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट किसका है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कौन एग्री करता है? वर्ब। कौन सा वर्ब? फाइनाइट वर्ब। बोलिए, सही बात है? तो आपने कल परसों से आप शायद पढ़ रहे हैं, कल से ही पढ़ रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। बोले फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है। फाइनाइट वर्ब का अपना एक पर्सनल सब्जेक्ट होता है, और फाइनाइट वर्ब अपने पर्सनल सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है। तो आप इससे सवाल करें, इज ब्रोकन, व्हाट इज ब्रोकन, क्या टूटा हुआ है? किसी भी फाइनाइट वर्ब का अपना पर्सनल सब्जेक्ट, किसी भी फाइनाइट वर्ब का अपना व्यक्तिगत सब्जेक्ट
कौन है ये पता करने के लिए फाइनाइट वर्ब को लीजिए और प्रेडिकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ उसको मिला करके क्वेश्चन करिए। उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वही उसका सब्जेक्ट होगा। जैसे इज फाइनाइट वर्ब है, आगे ब्रोकन है, मिला लीजिए। इज ब्रोकन हिंदी के अनुसार टूटा हुआ है, ये इंग्लिश में व्हाट इज ब्रोकन। हिंदी में सवाल करिए क्या टूटा हुआ है, शर्ट टूटा हुआ है कि बटन्स टूटे हुए हैं, जल्दी बताइए। बटन्स। क्लियर है? तो यहाँ पे इज जो फाइनाइट वर्ब है ये शर्ट के बारे में बता रहा है कि बटन्स के बारे में बता रहा है? बटन्स के। बटन्स के बारे में, शर्ट के बारे में नहीं बता रहा है। तो ये जो फाइनाइट वर्ब है इसका पर्सनल सब्जेक्ट कौन हुआ? बटन्स। तो फाइनाइट वर्ब का जो पर्सनल सब्जेक्ट होगा, फाइनाइट वर्ब अपने पर्सनल सब्जेक्ट से एग्री करेगा और इस फाइनाइट वर्ब का पर्सनल सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे इज ना हो करके आ रहेगा। ठीक है, मैं आपसे बताना क्या चाहता हूँ इसको समझिएगा। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब आप कहते हैं तो प्रेडिकेट के रिलेशन में जब सब्जेक्ट कहते हैं तो सब्जेक्ट यानी पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो द बटन्स ऑफ माई शर्ट, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड का एक सब्जेक्ट है जो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और इस पूरे सेंटेंस के सब्जेक्ट में 2 नाउन आए हैं, 2 नाउन, एक तो शर्ट आया है और दूसरा बटन्स आया है। तो मेरे कहने का मतलब ये था क्या कि जब पूरे सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर एक से अधिक नाउन आ जाए तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा नाउन, ठीक है, फाइनाइट वर्ब का व्यक्तिगत सब्जेक्ट है। तो फाइनाइट वर्ब का व्यक्तिगत सब्जेक्ट, पर्सनल सब्जेक्ट कौन है ये पता करने के लिए फाइनाइट वर्ब को लीजिए और आगे जो कुछ भी प्रेडिकेट पार्ट में दिया है उसको मिला करके आप सवाल करिए। उस सवाल का जो जवाब मिलेगा वही उसका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जैसे अगर हम कहें द टेस्ट ऑफ these mangoes, mangoes plural में है ना, are sweet। ठीक है, तो क्या भाव आया? द टेस्ट ऑफ these mangoes are sweet। ठीक है, इन मैंगोज के, आमों के स्वाद मीठा है। एक सेंटेंस है। अब किसी भी सेंटेंस के 2 हिस्से होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो द टेस्ट ऑफ दिस मैंगोज ये सब्जेक्ट हो गया, इसका सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस का, और आर स्वीट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया पूरे सेंटेंस का। ठीक है, अब यहाँ पे आर हमने लगा दिया किसकी वजह से? बोले हमने देखा मैंगोज प्लूरल में है। क्लियर? तो इस सेंटेंस में एक नाउन मैंगोज है और एक नाउन टेस्ट है, 2 नाउन आ गया है कि नहीं? जबकि अगर हम इस सेंटेंस को लिखते हैं These mangoes are sweet, तो यहां पे देखिए आप ध्यान से, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, these mangoes are sweet प्रेडिकेट हो गया। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसमें केवल एक ही नाउन है। तो जब सेंटेंस के सब्जेक्ट में एक ही नाउन है तो वही नाउन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट होगा और पूरे सेंटेंस का भी सब्जेक्ट होगा। तो हम एक ही नाउन है तो इसी के अकॉर्डिंग इसको एग्री करा देंगे, क्योंकि और दूसरा सब्जेक्ट इसका बन ही नहीं सकता। लेकिन जो पहला सेंटेंस लिया है, द टेस्ट ऑफ दिस मैंगोज आर स्वीट, इसमें 2 नाउन है, एक टेस्ट है और दूसरा मैंगोज है, जिसमें कि एक सिंगुलर है टेस्ट जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सिंगुलर है और मैंगोज प्लूरल है। अब हम यहाँ पे आर रखें कि इज रखें? तो फिर जो फाइनाइट वर्ब यहाँ पे लिखा गया है आर, उससे हमें पूछना पड़ेगा कि भाई बताओ तुम्हारा सब्जेक्ट कौन है। अब पूछने का आसान तरीका है, इस फाइनाइट वर्ब के आगे जो कुछ भी दिया गया है प्रेडिकेट में उसको मिला करके सवाल कर लीजिए। जैसे आर स्वीट हिंदी के अनुसार मीठे हैं, पूछो क्या मीठे हैं? बताओ भाई, जवाब दो, क्या मीठे हैं? मैंगोज। मैंगोज मीठे हैं
कि उसका टेस्ट मीठा है? टेस्ट है सर, टेस्ट बोलो भाई, यस सर, स्वाद मीठा होगा ना? हेलो, यस सर, मीठा क्या है? मैंगो है कि स्वाद मीठा है? स्वाद होगा, खट्टा मीठा तीखा ना? बोलो भाई। यस सर, ठीक है, तो इस आर स्वीट का क्या मीठा है? बोले टेस्ट मीठा है। तो आर स्वीट का जो सब्जेक्ट बना वो क्या बना? टेस्ट बना। तो इस जो फाइनाइट वर्ब लिखा गया है, इस फाइनाइट वर्ब का अपना व्यक्तिगत सब्जेक्ट, पर्सनल सब्जेक्ट क्या बना? टेस्ट बना, जो कि कैसा है? सिंगुलर है। तो हम आर ना लिख के इज लिखेंगे। बात समझ में आई? इससे मैं कहना क्या चाहता हूं कि सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। एक तो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब का पर्सनल सब्जेक्ट होता है। तो ध्यान समझिए, जहां पे पूरे सेंटेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एक ही नाउन का बना है, एक ही वर्ड का बना है, सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर एक ही नाउन है, तो वो एक ही नाउन पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट होगा। तो उस केस में वर्ब को एग्री कराने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसमें अगर एक से अधिक नाउन दिया है, ठीक है, और उसमें कुछ सिंगुलर हो कुछ प्लूरल हो, तो वहां पे दिक्कत होती है वर्ब एग्रीमेंट कराने में। तो हमें सवाल करना पड़ता है, किससे? फाइनाइट वर्ब से। पूछेंगे बताओ तुम्हारा सब्जेक्ट कौन है, ये बहुत आराम से जवाब देगा किसका सब्जेक्ट कौन है। क्लियर? तो ये जिसके बारे में बताएगा वही इसका पर्सनल सब्जेक्ट होता है। तो इसका पर्सनल सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब का, पर्सनल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, पर्सनल सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगा। एनी डाउट? ठीक है, तो ये आज आप लोगों को क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। एक तो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब का पर्सनल सब्जेक्ट होता है। तो जब भी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराने जाते हैं, तो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट से वर्ब एग्री नहीं करता है। फाइनाइट वर्ब एग्री करेगा किससे? अपने पर्सनल सब्जेक्ट से। और उसका पर्सनल सब्जेक्ट कौन होगा? बोले फाइनाइट वर्ब जिस नाउन के बारे में बात करेगा, अकेला और सिर्फ अकेला, सिंगल, सिर्फ अकेला वही नाउन उस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है। एनी डाउट? किसी को सवाल करना कर लो। नो सर, ठीक है। ठीक है, थक गई क्या आयशा? यस सर। 1.5 घंटे से लगातार हम बोल रहे हैं, नॉन स्टॉप बॉबी, ना कोई चुटकुला, ना जोक, ना कोई लाइट मोमेंट ना। ठीक है, और थक आप लोग गए। ठीक है भाई, आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, याद है? फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हैव फॉर्म का क्या टेंस बनेगा, डू फॉर्म का क्या टेंस बनेगा, डू फॉर्म के बाद जो मेन वर्ब आएगा क्या आएगा, हैव फॉर्म के बाद जो मेन वर्ब आएगा किस फॉर्म में रहेगा, तो उसका क्या टेंस होगा। आज हमने देख लिया सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, लगे हाथ। हमने देख लिया सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। बोले सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब का पर्सनल सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फाइनाइट वर्ब एग्री करता है अपने पर्सनल सब्जेक्ट के साथ। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, कई लोगों को नींद आ रही है क्या? देखिए एक बात मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, ये टारगेटेड बैच है। दिस आई हैव टू कंप्लीट बिफोर योर एग्जामिनेशन, एटलीस्ट 2 weeks बिफोर। ठीक है? यस सर। ओके, यस सर। हाँ, तो यहाँ ड्यूरेशन लेके कोई हमें बात नहीं करेगा कि सर हम थक गए, टाइम ज्यादा हो गया, ये है वो है। मिनिमम 2 घंटा तो चलेगा। हालांकि अभी मैं भी खुद भी थक जाता हूँ, बहुत दिनों से क्लासेस नहीं ली हैं इतनी लंबी और इतने हाई पिच में। ठीक है, तो वो बात अलग है, लेकिन आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि 2 घंटा क्लास तो चलेगी चलेगी। ऑलराइट, और जब शीट सॉल्व कराएंगे 2 घंटे से ज्यादा भी चल सकता है। तो यू ऑल शुड बी मेंटली